Everyone, welcome back to our channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, आपके लिए हम लेकर आए हैं 10,000 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेडागोजी की सीरीज़, जिसमें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर कराया जाएगा। साथ ही अलग अलग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आपका कोई भी सजेशन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 says a selected response question requires the student to. ये कहा गया है कि एक जो selected response question होता है जिसमें कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल to the point होना चाहिए, तो उसमें स्टूडेंट से क्या चाहिए होता है? A. Construct the correct answer. B. Construct the correct answer from several possibilities. C. Recognize the correct answer. या फिर D. Explain the correct answer. So students, correct answer is option number C. रिकग्नाइज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, जैसा कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कि 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं और आपको जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है उसको चूज़ करना होता है। ये आपके सिलेक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिकग्नाइज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। डैश रेफर्स द रूल्स, प्रोसीजर्स एंड नॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एज वेल एज वर्किंग सिस्टम एंड पैटर्न्स। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका DSSP का जो 2019 का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि रूल्स बताता है, प्रोसीजर्स या नॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन बताता है कि प्रोडक्शन के क्या रूल्स हैं और जो प्रोडक्ट्स बन गए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो और उनकी कंजम्पशन किस तरह से हो और ये सब चीज़ों का प्रॉपर वर्किंग। तो ये सब चीज़ें कौन सा इंस्टीट्यूशन बताता है? A. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, B. रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, C. सोशल इंस्टीट्यूशंस या फिर D. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि प्रोडक्शन की बात हो रही है, कंजम्पशन की बात हो रही है, तो ये टर्म्स बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज A. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन मीन्स कि जो हमारी इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन है उसका क्या मतलब होता है? A. डेवलपिंग लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, B. टीचिंग थ्रू कन्वर्सेशन, C. टीचिंग कॉम्प्लेक्स थिंकिंग या फिर D. कनेक्टिंग स्कूल टू स्टूडेंट्स लाइफ। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन होती है जो एक टीचर इंस्ट्रक्शन देती है अपने स्टूडेंट्स को। इंस्ट्रक्शन देना मतलब कि बच्चों को टीच करना, बच्चों को पढ़ाना। किसके थ्रू? कन्वर्सेशन के थ्रू। अपने बच्चों के साथ कन्वर्सेशन बनानी है, उसी चीज़ को इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर हो गया हमारा B. टीचिंग थ्रू कन्वर्सेशन। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4. एब्सेंटिज्म कैन बी टैकल्ड बाय। स्टूडेंट्स, ये KVS 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि जो एब्सेंटिज्म की जो प्रॉब्लम होती है कि बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, बच्चे स्कूल से एब्सेंट रहते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए? A. बाय टीचिंग, B. पनिशिंग द स्टूडेंट्स, C. गिविंग द स्वीट्स या फिर D. कॉन्टैक्टिंग द पेरेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा बेसिक चीज़ होता है एब्सेंटिज्म को सॉल्व करने का, वो सबसे पहली बात होती है कि एक तो बच्चे से बात की जाए, उससे जाना जाए वो क्यों एब्सेंट रहता है। अगर वो नहीं बता पा रहे तो सेकंड ऑप्शन होता है उसके पेरेंट्स को कंसल्ट किया जाए। अगर आप उसको पढ़ाओगे, उसका मन नहीं करेगा पढ़ने का, वो फिर भी नहीं आएगा। उसको पनिश करोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसको स्वीट्स दोगे, 1 बार दोगे, 2 बार दोगे, आप रोज़ तो उसको स्वीट्स भी नहीं दे सकते हो, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। सो D इज़ द करेक्ट आंसर, कॉन्टैक्टिंग द पेरेंट्स। सो एब्सेंटिज्म को पेरेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट करके ही सॉल्व किया जा सकता है। हो सकता है कि बच्चा घर से तो स्कूल आ रहा है लेकिन स्कूल वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी तो हो सकती है, तो इसके लिए पेरेंट्स को ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज D. कॉन्टैक्टिंग द पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
बाई डैश पेरेंट्स प्रमोट हायर लेवल्स ऑफ मॉरल रीजनिंग इन देयर चिल्ड्रन, कि हमने बच्चों में मॉरल रीजनिंग को बढ़ाना है, उनकी मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ाना है। तो उसके लिए पेरेंट्स क्या करते हैं? ए, टेलिंग देयर चिल्ड्रन हाउ टू एक्ट, कि अपने बच्चों को समझाना कि आपको किस तरह से किस वे में एक्ट करना है, किस वे में औरों के सामने खुद को प्रेजेंट करना है। या बी, एनकरेजिंग कन्वर्सेशन अबाउट वैल्यू लेडन इश्यूज़, कि हमारी जो वैल्यू लेडन जो बातें होती हैं, जो हमारी मॉरल वैल्यू की बातें होती हैं, उनके बारे में बात करें बच्चों के साथ। सी, टॉकिंग अबाउट बेस्ट थिंग्स, कि जो बस दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में बच्चों से बात की जाए। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेस्ट चीज़ों के बारे में बात करना भी ठीक नहीं है। जिस फैमिली का जो स्टैंडर्ड होता है, या आप लाइक डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है, मिडिल क्लास है, हायर क्लास है, लोअर क्लास है, या भाई आपकी सोसाइटी की क्या वैल्यूज़ हैं, तो उनमें बिल्कुल बेस्ट बताना भी उसको इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसको बिल्कुल जो मेन वैल्यूज़ बेस्ड बातें हैं वो करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो करेक्ट आंसर इज़ एनकरेजिंग कन्वर्सेशन अबाउट वैल्यू लेडन इश्यूज़, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि हमने बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज़ डालनी है। तो मॉरल वैल्यूज़ के लिए जब हम बच्चे से वैल्यू लेडन बातें करेंगे तभी उसके अंदर मॉरल वैल्यू आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़, एक जो बच्चा होता है उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट का कौन सा पीरियड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? डिफरेंट डिफरेंट पीरियड होते हैं एक बच्चे के ग्रोथ के, तो उन पीरियड्स में से कौन सा पीरियड लैंग्वेज को समझने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक बच्चे की लाइफ में? बता दो कि ये सीटेड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, प्री नाटल पीरियड, बी, अर्ली चाइल्डहुड, सी, मिडिल चाइल्डहुड, या फिर डी, एडोलेसेंस। सो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज बी, अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि एक अर्ली चाइल्डहुड होता है उसमें जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सीखने की स्टेज पे होता है, वो उस टाइम पे नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, तो उसी टाइम पे वो लैंग्वेज भी सीखता है। सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड एक बच्चे की लाइफ का लैंग्वेज सीखने के लिए वो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हु सेड दैट स्कूल्स आर शेप्ड बाय कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज एंड रिफ्लेक्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी फॉर विच दे हैव बीन डेवलप्ड। तो ये आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है, तो ये आपने बताना है कि किस इंसान ने ये स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा है कि जो स्कूल्स हैं वो एक सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होती हैं या जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो सोसाइटी की कल्चर होती है, उन्हीं से ही बना हुआ होता है एक स्कूल। और स्कूल में जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो सोसाइटी के रूल्स हैं, वो एक स्कूल से रिफ्लेक्ट होते हैं। एक स्कूल में वो सब चीज़ें, एक सोसाइटी के रूल्स दिखाई देते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई थी? ए, पियाजे, बी, कोहलबर्ग, सी, पीटरसन, या फिर डी, हॉलिंस। सो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज़ डी, हॉलिंस। ये जो स्टेटमेंट थी ये हॉलिंस नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने की ये स्टेटमेंट दी थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट? और ये KVS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि एक हेरिडिटी का डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, हेरिडिटी का डेवलपमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, इस चीज़ को कौन सा, ये 4 स्टेटमेंट्स जो दी हुई है इनमें से कौन सी 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है कि हेरिडिटी का डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर होता है? ए, हेरिडिटी इज़ द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ फार वी कैन गो, कि हेरिडिटी एक प्राइमरी डिटर्मिनेंट है, एक प्राइमरी चीज़ है जो कि हमें बताता है कि हमारी डेवलपमेंट कहाँ तक हो सकती है। या बी, हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो, कि हेरिडिटी ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, लेकिन हेरिडिटी फिर भी हमें बता देती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक हम डेवलप कर सकते हैं। सी, हेरिडिटी इज़ द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ हाउ फार वी विल गो। वी विल गो मतलब कि इन्होंने एक लिमिट सेट कर दी कि तुम यहीं तक डेवलप कर सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते। डी, हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी विल गो, अगेन एक लिमिट सेट कर दी गई है कि आपका डेवलपमेंट यहीं तक होगा, इससे आगे नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि हेरिडिटी जो है वो हम ना उसको प्राइमरी डिटर्मिनेंट कह सकते हैं ना हम उसको सेकेंडरी डिटर्मिनेंट कह सकते हैं, बट हेरिडिटी को हम कह सकते हैं कि ये बता सकती है कि हम कहाँ तक डेवलप कर सकते हैं, बट वो कोई लिमिट सेट नहीं कर रही है, हो सकता है आप उससे आगे भी डेवलप कर सको। सो करेक्ट आंसर इज बी, हेरिडिटी डिटरमाइंस हाउ फार वी कैन गो।
Question number 9 is, which of the following should be considered as the most important quality of a teacher at primary level? So आपको 4 क्वालिटीज़ दी गई है टीचर्स के बारे में, तो आपको बताना है कि प्राइमरी लेवल पे कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी गई है। ए, ईगरनेस टू टीच, कि जल्दबाजी, पढ़ाने की बहुत ज़्यादा जल्दी होना। बी, कॉम्पिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज, कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना, कि मतलब कि जैसे इंग्लिश में अगर आप लोग पढ़ा रहे हो तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के वर्ड्स यूज़ करना। सी, पेशेंस एंड परसिवरेंस, कि आप बच्चों को बहुत ज़्यादा सब्र के साथ हैंडल करेंगे, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ हैंडल करेंगे। या फिर डी, कॉम्पिटेंस इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, कि आपको जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा और आपको टीचिंग मेथड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो स्टूडेंट्स, बात करी गई है प्राइमरी लेवल के बच्चों के साथ। सो स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी लेवल की टीचर होती है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए वो है पेशेंस। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, पेशेंस, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, बहुत ज़्यादा टीचर को परेशान करने वाले होते हैं, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं। तो उन बच्चों को हैंडल करने के लिए एक टीचर में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, पेशेंस एंड परसिवरेंस। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज और आर यूज्ड बाय एप्लीकेशन स्किल्स? सो स्टूडेंट्स, हमारी टीचिंग में डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होती हैं, जिनमें से एक स्किल है एप्लीकेशन स्किल, और हर एक स्किल के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो कि उन्हीं सर्टेन स्किल्स में यूज़ किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो एप्लीकेशन स्किल है उसमें कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपका DSSP 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। फर्स्ट इज़ अप्लाई, सेकेंड इज़ डेमोन्स्ट्रेट, थर्ड इज़ इलस्ट्रेट एंड फोर्थ इज़ एग्जामिन। सो स्टूडेंट्स, ये चारों ही वर्ड्स जो है वो हमारी एप्लीकेशन स्किल्स में यूज़ होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, जिसमें कि 1, 2, 3 एंड 4 चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विद विजुअल इम्पेयरमेंट शुड बी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5th क्लास का बच्चा है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, वो देख नहीं पाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ए, गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लास, की क्लास में उसको स्पेशली ट्रीट किया जाए। बी, हेल्प्ड इन हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, कि उसका जो रोज़ का काम है, स्कूल का काम है या घर का काम है, उसमें उसके फ्रेंड्स या उसके पेरेंट्स रोज़ उसकी हेल्प करें। सी, एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, कि उससे जिस लेवल में वो पढ़ रहा है उससे कम लेवल का काम करवाया जाए, ये बहाना लेके कि भाई वो विजुअली इम्पेयर्ड है। या फिर डी, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड शुड बी प्रोवाइडेड विद सपोर्ट थ्रू ऑडियो CDs। सो डी ऑप्शन कहता है कि उसको क्लासरूम में नॉर्मली ही ट्रीट किया जाए, और क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड है, क्योंकि वो देख नहीं सकता लेकिन वो सुन तो सकता है, तो ऑडियो CDs के थ्रू उसको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। सो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड है। और अगर हमारी क्लास में कोई फिज़िकली इम्पेयर्ड स्टूडेंट होता है तो हमें उसको अलग से ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर उसको जो है बहुत ज़्यादा नीचा फील होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील होता है कि मैं शायद नॉर्मल बच्चों से हट के हूँ। तो इस तरह का ट्रीटमेंट हमें एक फिज़िकली इम्पेयर्ड बच्चे के साथ नहीं ट्रीट करना चाहिए। So correct option is D, treated normally in the classroom and should be provided with support through audio CDs. Question number 12 is, during classroom discussions, a teacher often pays more attention to boys than girls. This is an example of, एक classroom में टीचर जो है वो बॉयज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है गर्ल्स के कंपैरिजन में। स्टूडेंट्स, ये CTET 2019 का क्वेश्चन है। सो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए, जेंडर बायस, बी, जेंडर आइडेंटिटी, सी, जेंडर रेलिवेंस, या फिर डी, जेंडर कॉन्स्टेंसी। सो स्टूडेंट, जब बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जाता है और किसी एक जेंडर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं जेंडर बायस। सो सेम यहाँ पर हो रहा है कि टीचर जो है वो बॉयज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है गर्ल्स के कंपैरिजन में। सो करेक्ट आंसर इज़ ए, जेंडर बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्नेहा इज़ आउटगोइंग, लेड बैक एंड फनी,
According to William Sheldon's classification, स्नेहा belongs to. So students, विलियम शेल्डन जो है ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बॉडीली स्ट्रक्चर और किस तरह का एक इंसान बिहेवियर शो करता है उसके बेसिस पे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था। तो उसकी एक क्लासिफिकेशन थी जिसमें कि जो बॉडी होती है वो राउंड होती है और जो इंसान होता है बहुत ज़्यादा फ़नी होता है और मतलब बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाने वाला इस टाइप का होता है। तो ऐसे लोगों को विलियम शेल्डन ने एक क्लास में क्लासीफाई किया था जिसको कि कहा गया था एंडोमॉर्फ्स। सो स्टूडेंट, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि स्नेहा नाम की एक लड़की है, वो बहुत ज़्यादा फ़नी है और बहुत ज़्यादा चुलबुली है, यहाँ वहाँ घूमती रहती है। तो उसके अगर हम स्नेहा की जो फीचर्स हैं उनको देखें तो वो विलियम शेल्डन की कौन सी क्लासिफिकेशन में आती है? सो करेक्ट आंसर इज़ ए, एंडोमॉर्फ, क्योंकि एंडोमॉर्फ्स की ही ये क्वालिटी होती है कि उनकी बॉडी राउंड होती है और वो फ़नी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा चुलबुले होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ ए, एंडोमॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशली एंड इमोशनली मैच्योर पर्सन? ये KVS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि ये नीचे 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, इनमें से कौन सा फीचर या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक सोशली और इमोशनली मैच्योर पर्सन का? ए कहता है ही मेक्स कन्फर्मिटी टू सोशल एक्सपेक्टेशंस हिज प्राइमरी गोल, कि जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फिल करना ही, उसको पूरा करना ही उसका प्राइमरी गोल होता है। या फिर बी, ही इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम एनजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि वो एनजाइटी और दिमाग में आने वाले डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स या डिफरेंट विचार होते हैं उनसे वो फ्री होता है। सी, ही इज़ कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इन द फेस ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, कि जब उसको इमोशनल स्ट्रेस होता है तो वो अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल कर लेता है। या फिर डी, ही हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। सो स्टूडेंट, डी ऑप्शन कहता है कि उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो लाइफ के ऊपर भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखता है। सो चारों में से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक इमोशनली एंड सोशली मैच्योर पर्सन का नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कि वो सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हीं को ही अपनी लाइफ का प्राइमरी गोल नहीं समझता। सो करेक्ट आंसर इज ए, ही मेक्स कन्फर्मिटी टू सोशल एक्सपेक्टेशंस हिज प्राइमरी गोल। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। द क्रोनोलॉजिकल ग्रोथ फ्रॉम रिफ्लेक्सिव एक्शंस टू मोर एडवांस्ड फंक्शनिंग इज टर्म्ड एज, कि जब एक छोटा बच्चा होता है वो रिफ्लेक्सिव एक्शंस दिखाता है, मतलब कि वो जो मूवमेंट करता है हाथों की या पैरों की वो उसके कंट्रोल में नहीं होती है। उस स्टेज से जब वो एक और ज़्यादा एडवांस्ड फंक्शनिंग की तरफ पहुंच जाता है कि वो अपने एक्शंस को या अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर पाता है, तो इस डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? ए, मोटर डेवलपमेंट, सी कोऑर्डिनेशन, बी कोऑर्डिनेशन, सी फिजिकल ग्रोथ, या डी नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट, ये जो रिफ्लेक्सिव एक्शन से और ज़्यादा कंट्रोल्ड एक्शंस पे जाने वाली डेवलपमेंट होती है इसको हम कहते हैं ए, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट occurs in chronological order as infants move from reflexive reactions to more advanced motor functioning, कि जो एक छोटा बच्चा होता है वो रिफ्लेक्सिव एक्शंस, मतलब कि जिनके ऊपर उसका काबू नहीं होता, वहाँ से और वो एडवांस्ड एक्शंस की तरफ बढ़ता है जहाँ पर वो अपने एक्शंस को कंट्रोल कर पाता है। सो ये मोटर डेवलपमेंट में आता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, मोटर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। डिसिप्लिन मीन्स, ये KVS 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? ए, स्ट्रिक्ट बिहेवियर, बी, सीवियर पनिशमेंट, सी, ओबीडियंस, या डी, गोइंग बाय रूल्स। सो स्टूडेंट्स, जब हम रूल्स को फॉलो करके अपने बिहेवियर को अच्छा रखते हैं उसी को ही डिसिप्लिन कहा गया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गोइंग बाय द रूल्स। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट टू इवेल्युएट अ पर्सन्स पर्सनैलिटी ट्रेट्स बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंसेस एंड लाइफ स्टाइल्स? सो स्टूडेंट, एक इंसान के पर्सनैलिटी ट्रेट को समझना उसकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस या उसकी लाइफ स्टाइल को देख के, तो इन सब चीज़ों को देख के एक इंसान के पर्सनैलिटी को इवेलुएट करना कौन से मेथड से बेस्ट तरीके से ये हो सकता है? ए, सब्जेक्टिव मेथड, बी, ऑब्जेक्टिव मेथड, सी, फिजियोलॉजिकल मेथड, या डी, साइको एनालिटिकल मेथड। सो स्टूडेंट, एक जो सब्जेक्टिव मेथड होता है
उसमें हम पर्सन से किसी भी तरह के क्वेश्चन इलेबोरेट फॉर्म में पूछ सकते हैं। आप अपने आंसर को पूरा फैला के दे सकते हैं एक सब्जेक्टिव मेथड में। अगर हम सब्जेक्टिव मेथड से एक इंसान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो वो इंसान अपने बारे में और ज़्यादा बताएगा और हमें उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस इंसान के बारे में मिलेगी। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, सब्जेक्टिव मेथड। की नोट्स कहता है subjective method is best to know about the interests, lifestyles and to evaluate a person's personality traits based on his experiences and lifestyle। तो subjective method जो है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीका है किसी भी इंसान के पर्सनालिटी को जानने का, उसकी लाइफस्टाइल के थ्रू या उसका जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ के उनके थ्रू उस इंसान के बारे में जानना सब्जेक्टिव मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट राइट टू इक्वालिटी। ये DSSP 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि राइट टू इक्वालिटी को हमें बताते हैं। स्टूडेंट्स, A इज़ आर्टिकल 10 to 14, B आर्टिकल 12 to 16, C आर्टिकल 18 to 22 एंड D आर्टिकल 14 to 18। स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 14 to 18। जो हमारे आर्टिकल 14 to 18 है ये हमारे राइट टू इक्वालिटी के बारे में है, यही हमारे राइट्स बताता है इक्वालिटी को लेकर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 14 to 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। डैश रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एक्सप्लोरिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ गिवन क्वेश्चन और प्रॉब्लम। कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है या हमें कोई भी प्रॉब्लम दी गई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारे सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी जगहों से उसके सॉल्यूशंस लाने की कोशिश करते हैं। इस मेथड को या इस टाइप की थिंकिंग को या इस टाइप की कैपेसिटी को क्या कहा गया है। ए, कन्वर्जेंट थिंकिंग, बी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सी, लैटरल थिंकिंग या फिर डी, लेटेंट थिंकिंग। स्टूडेंट्स, जो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें हम एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। प्रॉब्लम एक होती है लेकिन उसके सॉल्यूशंस बहुत सारे होते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। की नोट्स कहता है डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द ऑपोजिट ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग वेयर मल्टीपल पोटेंशियल आंसर्स और सॉल्यूशंस आर गिवन टू अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस या आंसर्स दिए जाते हैं हमारे डाइवर्जेंट थिंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एन इवैल्यूएशन विच इज़ फॉर्मेटिव फोकसेस ऑन। तो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि एक जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है। और स्टूडेंट्स, ये हमारा DSSP 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए, द प्रोसेस, बी, द टारगेट्स, सी, द एंड या डी, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, जो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट है या इवैल्यूएशन है जो कि पूरे साल भर चलती है, जिसमें कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, तो वो इस टाइप के जो इवैल्यूएशन होती है वो हमारे प्रोसेस के ऊपर फोकस करती है कि अगर कोई भी एक्टिविटी कराई गई है तो उसमें एक बच्चे ने क्या प्रोसेस फॉलो किया है, या पूरे साल भर में जो बच्चा पढ़ रहा है तो उसके पूरे साल भर के बिहेवियर को नोटिस किया जाता है, पूरे उसके प्रोसेसेस को देखा जाता है, किस तरह से वो पढ़ रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, क्या उसका क्लासरूम में बच्चे हैं उनके साथ क्या उसका रिलेशनशिप है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। जो हमारी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है इसमें जो है मेन फोकस प्रोसेस के ऊपर होता है, और जो हमारी समेटिव इवैल्यूएशन होती है उसमें हमारा एंड के ऊपर फोकस होता है। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में पूछा है। करेक्ट आंसर इज ए, द प्रोसेस। की नोट्स कहता है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फोकस ऑन प्रोसेस सिंस इट गोज ऑन थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि ये पूरे साल भर चलता है। स्टूडेंट्स, आज की हमारी 10,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।